2 माह बाद इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा? ज़ैदियान तगल्लुक स्टूडियो में दाखिल होते हुए कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर सरसरी सी नज़र डालते हुए बोला, जहां प्रोड्यूसर तेजी से मोबाइल पर नंबर प्रेस करते एंकर को फ़ोन मिला रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, हेल्पर्स तक सब अटेंशन थे। कैमरामैन भी इस पर फोकस किए हुए था। अली जो एंकर के लिए अहम नकात लिख रहा था, शोर महसूस करता कैमरामैन से पूछ बैठा, मिस आयमा नहीं आई अभी तक? और हमारे नए एम.एन.ए का इंटरव्यू है, जो एम.पी.ए से एम.एन.ए बने हैं, अवाम की ख्वाहिश और भरपूर वोटों से मुंतखब हुए। चैनल का सीईओ भी पहुंचने वाला था। डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर को मुखातिब किए आगाह किया, ये चाय लें सर। प्रोड्यूसर पियोन से खुद चाय लेकर ज़ैदियान तगल्लुक के सामने पेश करते हुए बोला, पियोन की ट्राली में चाय के नाम पर ढेरों लज़्ज़ात देखे तो शर्मिंदा हुआ। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ ये सब किसी ज़रूरतमंद को दे दें। वो नहायत आज़ाना अंदाज में बोला। वहाँ मौजूद सारे स्टाफ ने उसे मुतवफ़्फ़िर निगाहों से देखा। बिलाशुबा वो सूरत में जितना हसीन था, सीरत में भी आला तरीन था। एंकर को फ़ोन कर दिया गया था और वो तकरीबन आने को थी। अली, एम.एन.ए साहब के लिए जो सवालात लिखे हैं वो जल्दी लाओ, एंकर भी बस पहुंचने वाली है। प्रोड्यूसर की आवाज़ पर अली जल्दी से कैबिन की तरफ मुड़ा। जी सर। वो सर हिलाता अगले 2 मिनट में एक फाइल के साथ हाजिर हुआ था। आयमा पैंट कोट नेक से तैयार हुई स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। मेकअप मैन इसके बाल बना रहा था। अली ने उसके करीब खड़े होकर मेकअप सेट किया। ज़दियान का लाइव इंटरव्यू आज जियो न्यूज़ से बराह रास्त नशर किया जा रहा था। हिना जल्दी आओ, ये देखो आज ज़दियान का इंटरव्यू है। गानिया ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। वो गानिया की आवाज़ सुनकर तेज़ी से उसके पास आई। जी आप ही बैठो, यहाँ देखो टीवी पर पहली बार ज़दियान का इंटरव्यू आ रहा है। सब ने इन्हें बहुत बार कहा था इंटरव्यू के लिए, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। कहते थे कि पहले इस काबिल बन जाऊं कि टीवी पर आ सकूं, तब ही जाऊंगा। इतने दिनों से हिना इनके घर रह रही थी, मगर कभी भी ज़दियान का इससे सामना नहीं हुआ। इलेक्शन के सिलसिले में वो रात गए घर लौटता, इसीलिए अभी तक उससे मतभेद ना हो पाई। इंटरव्यू शुरू हो चुका था। सर, आप इस शोबे में क्यों आए जबकि आपकी तालीमी काबिलियत तो एम.बी.ए है? मुझे अपने मुल्क की पसमानदा तबकात की खुशहाली के लिए कुछ करना का जुनून है। अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मैंने इस राह का इंतखाब किया। वो ठहरे हुए बर्दबार अंदाज में बोला। उसके पहले जवाब पर ही इस चैनल की रेटिंग बुलंद तरीन ऊंचाइयों को छूने लगी। सर, आपकी कामयाबी का सेहरा किसके सर है? हमारी मालूमात के मुताबिक तो आपके वालिदैन हयात नहीं। इसके सवाल पर पहले तो ज़दियान की पेशानी की रगें उभरी, मगर फिर वो लम्हों में खुद को संभाल गया। मेरे दादा जान ही मेरी कुल कायनात हैं। जब से होश संभाला इन्हें ही अपना सब कुछ पाया, और आज भी वही मेरे वालिदैन की जगह मेरे सब कुछ हैं। वो तहम्मुल से बोला। दूसरी तरफ को शहबाज तगल्लुक टीवी लॉन्च में मौजूद, अपनी नज़रें और कान दोनों टीवी स्क्रीन पर मौजकर किए हुए थे। अपने लाडले पोते का जवाब सुनकर अबदीदा हो गए और आंखों के गीले होने कोने अपनी पोरों से साफ करने लगे, मगर होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंगी। सर, मगर हमारी इत्तला के मुताबिक तो आप उनके साथ नहीं रहते और ना ही उनसे मिलते हैं, ऐसा क्यों? इस बार उसका खानदानी गुस्सा दौकर आया, मगर वो स्क्रीन पर कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता। इससे पहले कि उसकी ज़ब्त की तनबीहें टूटती, वो मुट्ठियां भींचकर खुद को संभाल गया। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इस पर गोया बात नहीं करना चाहता। वो कतई अंदाज में ज़रा तल्ख लहजे में गोया हुआ। आयमा का चेहरा सबकी के एहसास से सुर्खी मायल दिखाई देने लगा, मगर ये सब तो उसकी जॉब का हिस्सा था। वो खून के घूंट पीते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए एक बार फिर से हिम्मत मुजमा करके बोली, सर, आप अवाम के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं अपनी अवाम के सरों पर लटकती हुई इस महंगाई की तलवार को काट कर फेंक दूंगा। जितना हो सकेगा उनके लिए आसानियां पैदा करूंगा। इन्हें बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करने की कोशिश करूंगा। बच्चों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करूंगा। खैर, ख्वाब तो बहुत से देख रखे हैं, देखें अल्लाह पाक कितनी मोहलत देता है इन्हें पूरा करने की। सर, आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो शोबिस में होना चाहिए था। एंकर ने मुस्कुराकर माहौल में छाई हुई गंभीर सूरत हाल के बाद से उसे हल्का फुल्का
करना चाहा। पहली बार उसकी तिरछी हुई मूंछों तले अनाबी बारीक लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। कैमरामैन ने उसके चेहरे के इस पोज को फोकस किए बहुत करीब से दिखाया। हजारों अफराद जो अपने टीवी स्क्रीन पर इस खूबरू शहजादी की सी शान रखने वाले जदियान को देख रहे थे, पल भर को उसकी दिलकश मुस्कुराहट के असीर हुए। हर वक्त संजीदगी का लिबादा ओढ़े रखने वाला जब हल्का सा मुस्कुराया तो कई दिल धड़क उठे। और इन दिलों में एक दिल तो उसकी बीवी गनिया का था, जो दिल में ही उसकी नज़र उतार रही थी। हिना की नज़रें भी इस मनाजिर पर जम गई। सफ़ेद लट्ठे की ब्रांडेड शलवार कमीज पर ब्लैक वास्केट पहने, कमीज के कफ कहनियों तक मोड़े, नफासा से बाल जेल से सेट किए, कलाई पर महंगी तरीन घड़ी पहने, वो अदाए बेनियाजी से सोफे पर टांग जमाए, पूरी आन बान सजाए, अपने ज़ेर कर देने वाली पर्सनैलिटी समेत बरजबान था। भूरी आंखों में कुछ कर देने का जुनून हलकोरे ले रहा था। खड़ी सतून नाक सफ़ेद सुर्खों व सफ़ेद पुरकशिश जाजिब नज़र शख्सियत पर खूब जच रही थी। उसने यकदम अपने दिल पर हाथ रखा। अस्तगफुरुल्लाह। उसने जल्दी से अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ नहीं देखा प्लीज़। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आप अपी और सर की जोड़ी हमेशा सलामत रखिएगा, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अचानक उस बुरी नज़र से देखने के लिए सच्ची अल्लाह मियाँ जी बस वैसे ही मुझे अच्छे लगे, वो इसके अलावा मेरे दिल में और कुछ नहीं। वो दिल में अल्लाह ताला से मुखातिब हुए सदके दिल से कहने लगी, मैं कभी भी उनके सामने ना आई हूँ और ना ही कभी आऊँगी। वो पक्का इरादा करते हुए कमरे की तरफ भागी। अरे हिना, कहाँ जा रही हो? गनिया ने उसे यूं अचानक से उठकर जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज़ दी, मगर वो अनसुनी करते हुए कमरे में भाग गई। असर की नमाज अजान हो चुकी थी। वो बावुज़ू हुए जा नमाज बिछाए असर की नमाज अदा करने लगी। आखिर में अपने रब से अपने बाबा की मफ़रत की दुआ मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह ताला, आप तो दिलों के भेद खूब जानते हैं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, जाने क्यों मेरे दिमाग में वो गलत ख्याल आया। मुझे माफ़ कर दें अल्लाह ताला, मैं दोबारा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। प्लीज़ अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ एक बार। वो मुसलसल रोते हुए गिड़गिड़ा कर दोनों हाथ फैलाए हुए दुआ मांग रही थी। दिसंबर की सर्द रातों में से एक सर्द रात अपने पर फैला चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छाया, सुकूनत का राज था। लेकिन रात के इस पहर एक जगह आबाद थी, या यूं कहें कि वहाँ का दिन ही अभी चढ़ा था। लाहौर की एक मशहूर आबादी में दूर कोठा आबाद था, जहाँ रात के 10 बजे ही रंगीन महफिलों का आगाज़ हुआ था। दूर दूर से भैंत भैंत के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। ये कोठा इसलिए ज़्यादा मशहूर था, इसको चलाने वाली फ़िरोज़ा बाई सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी, सब आने वालों की ख्वाहिशात को पूरा करती। दूर से ये कोठा देखने में बिल्कुल एक महल नुमा था। आलीशान पुराने पत्थरों से बनी इमारत, जिसके सामने स्टील के बड़े दो दीवार नुमा दरवाजे थे। उसके अंदर एक बहुत वसी लॉन था, जिसके दोनों तरफ बगीचों में हर तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। राहदारी से गुजरकर इस कोठे के बैरूनी दरवाजे पर दो बड़े खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे थे, जिससे गुजरकर लोगों को लगता ये कोई महल ही है। हर तरफ सफ़ेद चमकते मार्बल का काम था। सामने दो बड़ी सीढ़ियाँ, जिन पर सुर्ख मखमली कलीन डाला गया था। मध्यम जलती बुझती रोशनियों ने वहाँ का माहौल खौफनाक बना रखा था। म्यूजिक के साज पर थिरकती हुई हसीनाओं अपने खूबसूरत रक़्स से वहाँ मौजूद गाहों के दिलों को लबला रही थीं। इनकी रंगीनियाँ जलवा फरोज हुई हाजरीन महफिल को अपने शहर में जगड़े हुए थीं। वहाँ मौजूद अफराद मैं नौशी किए झूमते हुए सुरूर की महफिल में तोहफ़ों पर पैसे लुटाते हुए उनके साथ बराबर झूम रहे थे। बाहर से आती हुई घुंघरू की आवाज़ें उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो दोनों कानों पर हाथ रखे खुद को इस अजीब व गरीब माहौल का हिस्सा बनने से कैसे रोक सकती थी। चिड़ की आवाज़ से बुसीदा दरवाज़ा वॉक हुआ तो उसने नज़र उठाकर अंदर आने वाली की तरफ देखा। फिरोज़ा बाई एक नए मालदार मुर्गे को घेरे अंदर लाई। बड़ी हो गई पढ़ाई वढ़ाई, चल अब काम संभाल। वो पान की पैक गर्दन मोड़े एक कोने में फेंकते हुए
अस्तजिया अंदाज में बोली, कितनी दफ़ा कहा है मैं ये काम नहीं करूँगी, फिर क्यों मुंह उठाकर हर बार यहाँ चली आती है। ले जा अपने इस उल्लू के पट्टे को भी अपने साथ। वो तेज़ आवाज़ में अपनी जगह से उठकर चिल्लाते हुए बोली, तुझ पर तो पढ़ाई ने भी असर नहीं किया। मैंने तो तुझे इसलिए पढ़ने की इजाज़त दी थी कि तू पढ़ लिख कर अमीरजादियों पर अपनी धाक बिठाएगी, तू मुझे दोगुनी कमाई करके देगी, मगर तूने तो लुटिया ही डुबो दी। ये लो जी गई भैंस पानी में। वो दोनों हाथों की तालियां मारकर हकारत आमेज अंदाज में बोली, मुझे ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरी पढ़ाई पर इतना पैसा लुटाया है, अब उसकी वसूली का वक्त आया है। चल उसे अच्छे से खुश कर। उसने पास खड़े एक आवारा दिखने वाले शख्स को उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, देख फिरोजा भाई, अगर इसकी और अपनी खैरियत चाहती है तो फौरन निकल जा यहाँ से, वरना आज कसम से तेरा सर फोड़ दूंगी। वो पास पड़ा हुआ गुलदान उठाकर उसकी तरफ भूखी शेरनी बनी लपकी, चल परे हट, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, आराम से अब तेरे पर दूसरा हरबा आजमाऊंगी। वो धमकी अमेज अंदाज में उसे उंगली से वार्न करते हुए बोली, फड़फड़ा ले, आज की रात तेरी आखिरी रात सुकून की रात है, कल तेरा कोई पक्का बंदोबस्त करती हूँ। तेरी माँ तो बड़ी शरीफ थी, मेरी हर बात मानती थी, एक अमीर मुर्गे को फंसाकर मुझे खूब मालो माल कर गई, मगर तू किसी काम की नहीं। दराज कद, पतली कमर, जज़ब नजर नजर नक्कूश कमर पर झूलते बालों की चुटिया, मगर नखरा और गरूर हद से बढ़कर था, या शायद इस पेशे से मुंसलिक ना होने पर एहतजाजन रवैया अख्तियार किए हुए थी। चल सेठ, यहाँ ये छोरी तेरे दाल नहीं गलने देगी, तुझे कोई और माल दिखाती हूँ। वो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगी, और हाँ, वो पलट कर पीछे देखने लगी, फिर बोली, मैंने एक सेठ से तेरी बात की है, उसे तेरी तस्वीर दिखाई तो वो मुझे तेरे लिए 50 लाख देने को तैयार है। कल उसके आदमी आएंगे, खुद ही तुझ जैसी अड़ेल घोड़ी को उठाकर ले जाएं। देखना किसे एक रात में वो तेरे कसबल निकालता है। कसबल तो मैं तेरे निकालूंगी। वो हलक के बल चिल्लाई, बस हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के 50 लाख, हाय मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगी। यही सोचते हुए उसकी बाँछें खुशी से खुल उठी। भाई मुझे कोई इतराज नहीं, तू आज रात आराम कर अच्छी तरह से, कल से फिर तूने नए काम पर लगना ही है। वो खपासत चेहरे पर सजाए कमीनी हंसी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। राशिद, जल्दी से दरवाजे को लॉक लगा, कहीं चिड़िया फुर ना हो जाए। वो आंखें मटकाकर उसे हुक्मनामा जारी करते हुए तेज आवाज में बोली। फिरोजा भाई की बातें सुनकर उसका वजूद शोलों की लपेट में था, आंखों में सख्ती दब आई थी। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। वो यहाँ से भाग जाने के लिए रास्ता तलाशने लगी। हिना गानिया को सहारा दिए कमरे में छोड़कर अब अपने कमरे की जाने बढ़ी गई। जैदियान तो कुछ देर पहले ही कमरे में जा चुका था। गनिया को कुछ याद आया तो लब अपने आप मुस्कुराए थे। दरवाजे के पास पहुंचकर जाने क्यों उसकी हालत गैर होने लगी थी। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोलती वो अंदर दाखिल हुई थी। बेसाख निगाह सोफे पर बैठे टांग पर टांग रखे जैदियान पर पड़ी, जो एक हाथ में मोबाइल थामे स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था, दूसरे हाथ की उंगलियों में आधा जला सिगरेट दबाए हुए था। कमरे में सिगरेट की बू हरसों फैली हुई थी। बेसाख हानिया ने अपने नाक पर एक हाथ रखा था और दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करके मुड़ी थी। अब उसके कदम जदियान की तरफ थे। जदियान उसकी जाने मुतवज्जो हुआ था। गनिया को अपने साथ सोफे पर बैठता देख कर जदियान ने फौरन सिगरेट एश ट्रे में मसल दी, जहां पहले ही कई सिगरेट राख बनी पड़ी थी, और फिर फौरन उठकर खिड़की की जाने बढ़ा और पर्दे हटाकर खिड़की खोलने के बाद वो दोबारा मोबाइल पर उंगलियां पर निगाहें जमाए सोफे पर आ बैठा था। गनिया उसकी सारी कार्रवाई दिलचस्पी से देख रही थी। कितनी बार आपसे कहा है स्मोकिंग मत किया करें, मगर इस बारे में आप मेरी एक नहीं सुनते। वो मुंह फुलाए खफकी से बोली। जदियान मोबाइल मेज पर रखता मुकम्मल तौर पर गनिया की जाने मुतवज्जो हुआ। गनिया अपनी आंखें जदियान के दिलकश चेहरे पर जमाए हुए थी। क्या बात है, आज मुझ पर इतना गौर क्यों फरमाया जा रहा है? जदियान ने निगाहें गनिया की शफाफ चेहरे पर जमाए पुरशोर निगाहों से देखते हुए इस्तफार किया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना जो मुझे आपका साथ मिला। मैंने सिर्फ एक बार कहा था कि मुझे आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, और आपने बिना कहे मेरी बात मान ली। मुझे जो मान दिया, अपने घर में दिल में जो मकाम दिया, उसका कर्ज मैं चाह कर भी नहीं उतार पाऊंगी। जदियान का हाथ अभी भी गनिया के हाथों में था। जदियान को इसका नरम लम्स तकवीत पहुंचा रहा था।
एहसान किस बात का, तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर उसे आबाद कर दिया। ऐसी फजूल बातें मत सोचा करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश किया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि ना पीऊँ, मगर कभी कभी जहनी तनाव का शिकार हुए उसे अपना साथी बनाना पड़ जाता है। क्यों मैं आपकी साथी नहीं? आप मुझसे अपनी सारी परेशानी शेयर कर लिया करें। तुम अपनी हालत देखो, इस हालत में तुम्हें परेशान करूं? मैं हूं ना, खुद अब संभाल लूंगा, तुम बस अपना ख्याल करो और हमारी लिटिल चैंपियन का। आपको कैसे पता कि लिटिल चैंप होगा? लिटिल डॉल भी तो हो सकती है। जो भी होगा होगा तो हमारे वजूद का हिस्सा ही ना। जदियान उसके इस रास्ते को मुकम्मल अपने हाथ में लेता बोला था, जबकि गनिया बेयकीनी के आलम में उसे तकने लगी थी। वो कितना हसीन मर्द था। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जैसा उसका हमसफर था? वो हमेशा उसका नया रूप देखती थी जो पहले से ज्यादा हैरान किन होता था। जबकि गनिया को अपनी जानिब तकते पाकर जदियान ने सवालिया अंदाज में भंवरे उचका कर पूछा, क्या हुआ गनिया? गनियन की एकदम गैर होती हालत देखकर जदियान परेशान होता हुआ पूछ रहा था, जबकि गनिया नफी में सर हिलाती अब उसके बाजू से लगी। चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया हो रहे थे। पता नहीं, तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, वो बोझल आवाज में बोली थी। जदियान ने फिक्रमंदी से उसकी जानिब देखा। अगर तबीयत ठीक नहीं तो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, अब इतनी भी खराब नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, आप बिस्तर पर आराम करें, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो उसका हाथ था मैं बिस्तर पर लाया, फिर कमरे के पीछे फिर कमर के पीछे तकिया रखकर उसे टेक लगाकर बैठने में मदद देते हुए सीधा हुआ। फिर वार्डरोब में से एक पैकेट निकाला, ये तुम्हारे लिए। उसने वो पैकेट गनिया की जाने बढ़ाया। इसमें क्या है? वो हैरानी से बोली, खुद ही देख लो। गनिया ने पैक खोला तो इसमें ब्लैक नेट की खूबसूरत तरीन साड़ी थी। जैदियान, मेरे पास तो पहले से ही इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं। आपको साड़ी पसंद है इसलिए मैं वही पहनती हूँ, मगर अब अपनी हालत की वजह से ये खुले गौन पहने हुए हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी पहनो उसे, तुम हमारी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर पहनना। थैंक्स, बहुत प्यारी है सच में। वो उस पर हाथ फेर कर मुतरफ़िर अंदाज में बोली, पढ़ाई मुकम्मल होती ही यार्क जमात तगल्लुत के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था। अपने खानदानी बिजनेस को संभालने उनकी मदद के लिए ही तो आखिर को उसने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। सुबह गया, रात को थका हारा घर वापस आता। नूर की भी उसके साथ ही तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। फिलहाल वो भी अपने वालदा निगत बेगम से घरदारी सीख रही थी और आए दिन नए तर्जबात से मुख्तलिफ खाने बनाकर दादा जान शबात तकल्लुत को लुफ्त अंदोज कर रही थी। वो मुलाजमीन के चले जाने के बाद किचन समेट कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं रुके। तुम्हारे लिए पानी लाऊं? यार जो कांधे के एक तरफ लौट लोट लोड डाले, दो उंगलियां फंसाए हुए हाथ में लैपटॉप वाला बैग था, मैं अंदर आ रहा था। नूरुलैन को रास्ते में रास्ता देखकर रुका, नहीं इसकी जरूरत नहीं, वो सद मेहरी से कहते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ा। नूरुलैन दिल मसोड़ कर रह गई। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? वो धीमे लहजे में बोली, खा खा मेरे गले पड़ने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखा करो, मैंने मांगा है खाना तुमसे? वो ब्रुएं उचकाकर बर्दाश्त लहजे में बोला, कम धाड़ा ज्यादा। वो आंखें झपकाते हुए दो कदम पीछे को हुई। वो सर झटक कर लंबे लंबे डाक भरता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो नीम आंखों से जाते हुए याक की पुश्त को यासियत से देख कर रह गई। क्या सोचा था कि इस ईद के मौके पर वो याक के साथ जाकर ढेर सारी शॉपिंग करेगी, मगर उसके तो मिजाज ही कुछ महीनों से सवा नेज़े पर थे। कुछ ख्वाहिशें ऐसी अधूरी ही रह जाती हैं। वो बेदिली से दीवार से टेक लगाकर सोचने लगी, कल ईद पर ड्यूटी पूरी देनी है। फरजाम तगल्लुत ने अपने जूनियर को मुखातिब किए हुए कहा, सर मगर ईद वाले दिन तो। उमर ने मनमना कर इल्तिजा नज़रों से उसे देखते हुए कहने की कोशिश की, मगर फरजाम की घूरती निगाहों से खाइफ होते ही नजरें झुका गया। वह ज़बान फिर भी खामोशी का पहरा लगा दिया। उसे पता था कि अगर अब जबान को ब्रेक ना लगाए तो ये जबान वो काट कर फेंक देगा। वो टेंशन हुए मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। जिन जगहों पर रश होता है ईद के मौके पर, इन्हीं जगहों पर ज्यादा वारदात होती है। फरजाम ने सबकी मुखालिफ
مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگا دی۔ عمر تم میرے ساتھ رہو گے، کل ہم بنا یونیفارم کے حلیہ تبدیل کر کے ڈیوٹی نبھائیں گے، ورنہ چور وردی دیکھ کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ انہیں کھلے عام واردات کرنے کا موقع دیں گے اور پھر اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چوکا ماریں گے۔ جی سر، عمر نے جھٹ تابعداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے وضو کیا اور کمرے میں آ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز میں بھی رو رہی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ میرے رب، میرے پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں آپ کی گنہگار ہوں، بہت گنہگار۔ میرے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، مجھ پہ اپنا رحم فرما دے۔ میرا ماضی میری زندگی کی سیاہ ورق ہے میرے پروردگار، میں انہیں ہر روز پلٹتے پلٹتے تھک گئی ہوں، میں تھک گئی۔ اے میرے رب، میری مدد فرما، میری بخشش فرما، مجھ پر اپنا رحم فرما۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی، دیر تک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے وہ اللہ سے بخشش مانگتی رہی، اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگی، دروازے پر ہلکی سی کھڑک کی آواز سن کر وہ کچی نیند سے جاگی تھی۔ اس کا چہرہ، پورا وجود پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، گھنگروں کا شور اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہا تھا، رقاصوں کی اداؤں کو سراہتی آوازیں۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس کا پورا وجود لہز رہا تھا۔ وہ کیسے یہاں سے بچنے کے لیے راہ نکالے؟ خالہ سلمیٰ کو اندر آتے دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ سلمیٰ دبے پاؤں سے تالا کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خالہ، آپ اس وقت؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر اس منحوس فیروزہ بائی نے دیکھ لیا تو آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ خالہ کہا ہے تو خالہ کو اپنے فرض بھی نبھانے دو۔ وہ عمر رسیدہ عورت مشفقانہ انداز میں بولی، تمہاری ماں یعقوبت بھی بہت نیک تھی، مگر اس فیروزہ بائی نے اسے مجبور کر دیا یہ سب کرنے پر، اوپر سے تمہارا باپ۔ وہ اس کی بارے میں بات کرتے ہوئے حقارت آمیز انداز میں بولی، لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی۔ خالہ، آج مجھے سب سچائی جاننی ہے، پلیز بتائیں نا کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ۔ وہ کرب زد آواز میں بولی۔ سلمیٰ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں بتائیں، جنہیں سن کر وہ اپنا آپا کھو دینے کو تھی۔ یہ رکھ لو، تمہارے باپ کی نشانی ہے، اسی سے تمہیں اپنے باپ کا سراغ مل سکے گا۔ انہوں نے ایک بیش قیمتی انگوٹھی جس میں یعقوبت ہی جڑا ہوا تھا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو عبایا، یہ پہن کر کسی بھی طرح یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ اس نئے سیٹ کے ہاتھ لگو۔ میں نے سنا ہے وہ بہت ظالم و جابر انسان ہے، اللہ تمہیں اس کے اور اس کے علاوہ ہر انسان نما درندے کی شر سے محفوظ رکھے۔ وہ اسے تہہ دل سے دعا دینے لگی۔ اس نے جلدی سے وہ عبایا زیب تن کیا، پھر اس نے نظر بچا کر بڑے سے حال نما کمرے میں بہت بہت کے مرد اور رقص کرتی دشیریں اپنے ہوش ربا حسن سے ہر مرد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر مرد اپنی اپنی ہوش مٹانے کو بیٹھا تھا۔ پورے حال کمرے میں خوبصورتی بکھری پڑی تھی، ناچ گانا، گھنگروؤں کے جھنکار پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ روبی اور تارا پاؤں میں گھنگرو پہنے گانے کے بولوں پر مدہوش ایک ایک تال پر بڑے ماہرانہ انداز میں تھرک رہی تھیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھے تمام عیاش مردوں کی راتیں رنگین کرنے میں بڑی مہارت سے مصروف تھیں۔ بازار حسن کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ فیروزہ بائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ سونا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی فیروزہ بائی کے پاس آئی تھی، وہ جو بڑے مزے سے وہاں موجود مردوں سے جسم کی نمائش کے ذریعے روبی اور تارا کے اوپر وارنے والے نذرانے بٹورنے میں مصروف تھی۔ جب سونا نے آہستہ سے اس کے کان میں آ کر کہا، فیروزہ بائی نے منہ میں خوشگوار پان رکھتے ہوئے اپنی مصنوعی شاطرانہ انداز میں سونا سے آنکھ کا اشارہ کر کے بغیر کچھ کہے پوچھا۔ وہ بھاگ گئی۔ فیروزہ بائی کے ہوش خطا ہو گئے۔ اس نے اپنے دلال اور غنڈوں کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا اور سلمیٰ کے دکھائے گئے چور راستے سے آخرکار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جاتی بار سلمیٰ نے اسے جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دی، آج اس کے پروردگار نے اس کی سن لی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوئے ہر طرف روشنی بکھیر چکا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر روڈ کے قریب پتھر پر بیٹھی اور سانس ہموار کرنے لگی۔ ایک جگہ نل نظر آیا تو اس کے پاس جا کر پانی سے پیٹ بھرا۔ یوں ہی سڑکیں ناپتے ہوئے اسے دن سے رات ہو چکی تھی۔ جاؤں تو جاؤں
क्यों कहा? वो घुटनों पर हाथ रखकर सोचने के अंदाज में खुद से बोली, रात एक पार्क में गुजारने का सोचा, मगर वहां के वॉचमैन ने उसे वहां से भी निकाल दिया। वो उसके वहां से जाने के ही इंतजार में थी। उसके जाते ही वो जंगले से छलांग लगाकर अंदर कूदी और सारी रात पार्क के बेंच पर गुजार दी। रात को मच्छरों ने इसका बुरा हाल कर दिया कि एक लम्हे के लिए भी आंख ना लगी। अगला सारा दिन यूं ही सड़कों की खाक छानते हुए गुजरा और रात फिर से वैसे ही पार्क में गुजरी। दूसरे दिन भूख और कमजोरी के बावजूद उसका बुरा हाल था। शदीद भूख से अंथियां कुल्हो वल्ला पड़ रही थी। पेट का दोजक भरने के लिए उसके खरफाती दिमाग में एक तरकीब आई। इसी पर अमल करने का सोचती हुई वो रश वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। कई औरतें और लड़कियां ईद के मुनासिब से सजे सवरे हुए वहां से गुजर रही थी। अबे रुक तेरी तो! उसने सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसकी पुश्त पर मारा। वो जो अबाए में मुबलिस ताज़ा ताज़ा माल रोड में दाखिल होती एक अमीरजादी का क्लच उसके शाने से खींच कर भागी थी, एक लफंगा उसका ताक़ुब करने लगा। शर्म नहीं आती तुझे? औरत ज़ात पर जुल्म करते हुए वो रुकी, फिर मुड़ी और पुट्ठी से चलती हुई जबान के जौहर दिखाने लगी। तुझे शर्म नहीं आई? चोरी करते हुए तू मुझे क्यों आएगी? ला इधर दे परस। क्यों? बाप का माल है। वो तलखी से घबराई। मेरे नहीं तो कौन सा तेरे बाप का माल है? जल्दी दे, अपन का टाइम खोटा ना कर, चल जल्दी दे। वो एक हाथ के इशारे से उससे क्लच मांग रहा था। क्यों? हिस्सा चाहिए कमीने तुझे? मेरी मेहनत की कमाई ऐसे कैसे दे दूं तुझे? क्या बहन ब्याही है? ये ले, अभी देती हूँ तुझे हिस्सा। वो पाँव में मौजूद चप्पल का उसकी तरफ पूरा निशाना ताक कर फेंकती हुई चिल्लाई, और आओ देखा ना ताओ के चप्पल निशाने पर लगी हुई है या नहीं। अपना बाया उठाए सर पर दौड़ लगा दी। शुक्र के निशाना चुका। वो दुगनी तेजी से उसकी ताकत में दौड़ा और एक ही जस्ट में उसे जा लिया। उसने तेजी से हाथ में पकड़ा क्लच अबाए के अंदर शर्ट के गले में घुसाया। बड़ी महफूज जगह तलाश की है छुपाने की। वो मैंने खेज नजरों से देखता हुआ कमीनेपन की इंतहाओं को छूता हुआ बोला, अपने आप निकाल दे वरना मैं निकालूंगा तो तुझे भी मजा आएगा और शायद तू भी यही चाहती है। वो आंख मार कर बोला, शट अप। वो उसकी बकवास पर चिल्लाई, वाह आजकल के चोरों को अंग्रेजी भी आती है। तमस्खराना अंदाज में कहा गया। वो धप से सड़क पर बैठी, बस हो गई इतने तेरी इतने में ही तेरी। वो दांतों की नुमाइश करते हुए लफराना अंदाज में बोला, बस तो तेरी करवाऊंगी छछोरे। वो अपनी बात वो अपने दोनों हाथों को मिट्टी से भरकर इसकी आंखों की तरफ करके उछालते हुए नखुसत से बोली। एकदम से आंखों में पड़ी मिट्टी से सारे मनाजर धुंधला गए। आंखों में होने वाली दर्द और खारिश से निजात पाने के लिए उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उमर किधर मर गया है? उसने पॉकेट में से मोबाइल निकाल कर कांस्टेबल उमर को कॉल की। जी सर, उसने झट से कहा। जी सर के बच्चे बाइक लेकर रोड की दूसरी तरफ पहुंच। जी सर, बस अभी आया। उसने जल्दी से फोन पॉकेट में डाला, फिर कोक का आखिरी बड़ा सा घूंट अंदर नढेड़ कर दुकान से बाहर को भागा और भागता हुआ बाइक पर बैठा। ये सर को भी ईद के दिन सुकून नहीं, ना खुद आराम करते हैं ना किसी और को ईद मनाने देते हैं। यही तो दिन है चोरों का। इन्हें भी चोरी करके ईद मनाने दें और मुझे भी, पर ना जी। वो जले दिल के फपोले फोड़ता बाइक को किक मार कर स्टार्ट करते हुए बेजारी से बोला, आए सर जी, बैठे। जैसे ही फरजाम बाइक पर बैठा उछल कर नीचे उतरा। बाइक के धूप में खड़ी की थी। जी सर, वो खिसकाते हुए दांत निकाल कर बोला। जहर इंसान सारा कुछ जला डाला। वो जलकर तेज आवाज में बोला, अगले में मौजूद गरहा लगे स्कार्फ को खोलकर सीट पर बिछाया, फिर इस पर बैठते हुए उसके शाने पर हाथ मारा। चल अब। उन्होंने बाइक स्टार्ट की। सर, जान की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं? बोलो, उसने सख्त आवाज में कहा। सर, आज बहुत गुस्से में हैं आप। क्या हुआ? होना क्या था? एक छटाक भर की लड़की मुझे यानी एसपी फराम तगल्लो को चूना लगा गई। ईद उल अजहा के मौके पर मुझे ही बकरा बना गई। बकरी कहेंगी। एक दफ़ा मिल जाए फिर देखना तुम, उसी की कुर्बानी करूंगा। वो उसके बारे में सोचता हुआ एक बार फिर से पेचपाताप खाकर रह गया। पहली बार हुआ था कि किसी लड़की को देखकर जाने किस कोने में छुपा उसका ठरकपन बाहर आया था। उसे याद करके खुद ही हंसी आई। वो जो भागते हुए हाँफने लगी तो एक दुकान के आगे रुकी। भाई, कुछ खाने को जल्दी डाल दो। मगर मैडम जी, आप क्या लेंगी? क्या
क्या मतलब? वो ज़रा तेज़ आवाज़ में कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में बोली, बर्गर, शवरमा, जो भी जल्दी मिल जाए जल्दी दो बस। वो हुक्म जारी किए सड़क पर नजरें दौड़ाने लगी। एक उम्र रसीदा औरत शदीद गर्मी में अपने पोसीदा कपड़ों में मुबलिस हाथ फैलाए मांग रही थी, बहुत भूख लगी है साहब, एक रोटी खिला दो। वो मुल्तजाना अंदाज में हर गुजरते हुए आदमी और औरत से मिन्नतें कर रही थी, मगर सब बेस बनने करीब से ऐसे गुजर रहे थे जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। भूख के बासित क्या हाल होता है वो इन 2 दिनों में बखूबी जान चुकी थी। दुकानदार से 2 बर्गर लिए वो इस उम्र रसीदा औरत का हाथ पकड़े गली की एक नुक्कड़ पर बैठी और चेहरे के ऊपर निकाब को थोड़ा सा सरका कर खाने लगी। चांद हलक में उतरे तो बुलबुलाती हुई आंतों को सुकून मिला। वो बूढ़ी औरत उसको दुआएं देने लगी। सामने बिल्डिंग में खड़ा लड़का उसे वहां से खड़ा घूर रहा था। उसकी नज़र अचानक उस ऊपर उठी तो एक लोफर को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर तिरलियां चढ़ाई। लाहौर के माल रोड पर वाक़या चमन के करीब से गुजरते हुए उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी हुई इसी लड़की पर पड़ी। वही स्याह बड़ी बड़ी आंखें जिन पर घनी खमदार पलकें साया अफगान थीं, वही स्याह अबाया। रुक यार, फरजाम ने उमर को बाइक रोकने के लिए कहा। एसपी फरजाम तगल्लक ईद के दिन हुलिया तब्दील करके ऐसे ही चोरों की तलाश में सरगर्दान था। ये वही बकरी, मेरा मतलब लड़की है जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसने पास पड़ा पत्थर उठाकर उस लोफर लड़के की तरफ उछाला जो सीधा उसकी पेशानी पर लगा। उसे कहाँ तौफीक थी इस अचानक हमले की, वो तो उसे भी आम लड़कियों की तरह ताड़ रहा था। उसे क्या पता था कि इसका पाला किसी शेरनी से पड़ा था। वो माथे पर हाथ रखकर कड़हाता हुआ टेरेस से पीछे हुआ। फरजाम तगल्लक ने सारा मनाजर अपनी आंखों से देखा तो लबों को मुस्कुराहट ने छुआ इस लड़के के अंजाम पर। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, मगर जब आहिस्तगी से आंखें खोली तो वो दोशीरा उसे फिर से चकमा दिए जाने कहाँ रूपोश हो चुकी थी। कभी ना कभी तो हाथ आओगी चोरनी, वो दिल में उससे मुखातिब हुए बोला। चलो उमर। उसके इशारे पर उमर ने बाइक रश वाली जगह से निकाल कर सड़क पर डाल दिया। अब उनकी अगली मंजिल फिलहाल पुलिस स्टेशन ही था। हिना किचन में नाश्ता बनवा रही थी, जबकि खानिया और जैदियान डाइनिंग रूम डाइन डाइंग पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। जदियान अखबार पकड़े सुर्खियों पर नजर दौड़ाने में महवर था। जदियान गनिया पेट पर हाथ रख के कढ़ाने लगी। क्या हुआ गनिया? वो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर झट अखबार छोड़े उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे दर्द हो रही है, वो कढ़ाते हुए बोली। अभी तो 7 माह हुए हैं, फिर जाने क्यों ऐसा हो रहा है। गनिया, उठो, मेरे साथ फौरन अस्पताल चलो। नहीं जदियान, मुझे अस्पताल नहीं जाना। पीर साहब ने मना किया था, कोई भी डॉक्टरी इलाज करवाने से या कोई भी मेडिसिन लेने से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप नसीम मुलाजमा से कहकर जुबैदा दाई को बुलवा दें, वो आकर देखे। गनिया, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद तुम क्यों ऐसी फसूदा बातों पर अमल कर सकती हो? मैंने अब तक सब तुम्हारी मानी है, मगर अब बात तुम्हारी जान की है। मैं तुम्हें इस हाल में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। फौरन चलो मेरे साथ, तुमसे अहम मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं। वो नहायत तफक्र से बोला। वो डाइनिंग टेबल को पकड़कर खड़े होने की कोशिश में थी कि वहाँ कॉर्नर पर पड़े हुए कांच के गिलास में से एक नीचे गिरा। बाहर से आती छनाक की आवाज़ सुनकर हिना किचन से बाहर निकली। गनिया दर्द से दोहरी हो रही थी। वो भागकर उसके पास पहुंची। क्या हुआ अभी? वो हैरत और परेशानी की मिली जुली कैफियत में मुतलबा होकर बोली। इतनी देर में जदियान वक्त ज़ाया किए बिना गनिया को बाजुओं में भरकर बाहर की जाने भागा। हिना भी उसके पीछे भागी। ड्राइवर अभी तक पहुंचा नहीं था। उसका वक्त 8 बजे का था, जबकि अभी 7 बजे थे। जदियान ने गनिया को पिछली सीट पर लिटाया। वो दर्द सहते सहते तकरीबन नींद बेहोश हो चुकी थी। ड्राइवर को खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। हिना जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गनिया के पास बैठी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आप ही हिम्मत करें, सब ठीक हो जाएगा। वो उसका गाल थपथपा कर गमगीन लहजे में बोली, मगर उसे होश बेहोश देखकर उसकी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंकने लगी। जदियान ने बख रफ्तारी से गाड़ी चलाते करीबी अस्पताल का रुख किया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जो मुसलसल 2 घंटे से जल रही थी बंद हुई तो जदियान, जो मुसलसल मुस्तराब अंदाज में बाहर खड़ा था, वहां से बाहर निकल कर आती हुई लेडी डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, बताएं सब ठीक तो है ना? इतने कड़े वक्त में भी वो चट्टान सा मजबूत बना दिल पर जबर किए खड़ा था। जिस्म का हर अज़ू कान बना खड़ा उसकी बात सुनने का मुंतज़िर था। डॉक्टर, बताएं गनिया ठीक है ना? दिल में जो खुद
कुंडली मारे बैठा था, आखिरकार लबों पर मचल उठा। मुकाबले खड़ी लेडी डॉक्टर के स्पॉट और कुछ कुछ अफसरदा चेहरे को देखकर उस आपकी मिसेस ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर मुझे गनिया का बताएं, वो बेचैनी से बोला। देखें सर, प्लीज़ हाँ तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। ये जो भी हुआ इसमें सरासर आपकी गलती है। डॉक्टर के इस इल्ज़ाम पर वो आंखें फाड़े तड़प कर रह गया। आप मुझे साफ साफ बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं। वो सर्द लहजे में बोला। दरअसल आप लोगों ने पेशेंट का एक बार भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। अगर एक बार भी आप उनका चेकअप करवा लेते तो हम आपको बता देते कि उनके बच्चे के साथ साथ। वो थोड़ा सा रुकी, फिर बोली, आपको साफ लफ्ज़ में बताती हूँ कि एक रसोली भी पेट में थी। जिस तरह बेबी की ग्रोथ हो रही थी, इस रसोली की भी ग्रोथ होती गई। अगर आप वक्त रहते इसका इलाज करवा लेते तो आज ये नौबत ना आती। डॉक्टर के इस बात पर उसका दिल एक बार सिकुड़ कर फिर फैला। आपके बच्चे को तो हमने बचा लिया, मगर आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, हम आपकी मिसेस को नहीं बचा सके। रसोली के फट जाने की वजह से जहर फैल गया और वो जान से हाथ धो बैठी। आपका बेबी प्री मेच्योर है, नर्सरी में है, उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। जैदान की आंखों में हलकोरे ले रहा था। भूरी आंखें सुर्खी माइल दिखाई देते हुए उसकी अंदरूनी तोड़फोड़ और अजियत की गवाही दे रही थी। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फौंस के वो नीचे चमकते मार्बल को घूर रहा था। जहन में जिस कदर झगड़ चल रहे थे उसके बिल्कुल बरक्स वो हारे हुए ज्वारी की मान खामोश था। बारीक लब एक दूसरे में इस सख्ती से भेजे थे। आज उसने अपनी मुद्दे हयात, अपनी शरीक हयात को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। कितना मुख्तलिफ था ये साथ, मगर हमेशा याद रह जाने वाला। अभी तक वो नाकाबिल यकीन था। गोमगो की कैफियत में मुतलबा के क्या सच में ऐसा हो चुका है। दिल इस सच को मानने से इनकारी था। वो ऑफिस से वापस आया तो पोर्च में गाड़ी खड़ी थी जिसे वो पहचान चुका था कि फरजाम भी आ चुका है। लॉन्च में ही सब मौजूद थे। एक सोफे पर उसके जमात चाचू और निकत बेगम बैठे थे, जबकि दूसरे डबल सीटर सोफे पे उसके शहबाज तगलत और फरजाम बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जबकि नूर और लैन थी इस वक्त किचन में मुलाजमीन की हेल्प के साथ साथ दुनिया जहान की बातें भी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने ज़ोर से सबको मुश्तरका सलाम किया, जिसका सब ने इकट्ठे ही जवाब दिया। आज सब अभी तक जाग रहे हैं, खैर तो है? जारक ने हैरानी से कहा। आज वीकेंड है, इसलिए सोचा क्यों ना मिलकर डिनर करें। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, शहबाज ने कहा। जी ठीक है दादा जान, वो लहजे में नरमी लाए हुए बोला। यार बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ, जाकर फिर डिनर के बाद बातें करेंगे, निगत बेगम ने कहा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे की तरफ बढ़ा, इसके कमरे में भी वैसा ही सन्नाटा और वहशत थी जैसी उसके दिल में थी। वो जब फ्रेश होकर बाहर आया तब तक सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। वो अपनी सीट पे बैठ गया जो कि फरजाम के दाएं तरफ थी, जबकि उसके बिल्कुल सामने नूरुलैन बैठी थी और उसके साथ ही निगत बेगम बैठी थी। नूरुलैन ने बिरयानी की प्लेट उसके आगे की क्योंकि ये यार्क की फेवरेट थी। यार्क ने उसे नज़रअंदाज किए सामने मौजूद भिंडी वाला बाउल उठाकर प्लेट में थोड़ा सा भिंडी का सालन निकाला और हॉट पॉट में से रोटी निकालकर चेहरा झुकाए बेदिली से खाने लगा। फरजाम ने नूर का आगे बढ़ा हुआ हाथ देखा। नूर का बुझा हुआ चेहरा देखकर फरजाम ने उसे आंखों के इशारे से तसल्ली दी। सब जानते थे कि यार को भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब ने हैरान की नज़रों से उसे देखा। उसके मुंह के ज़ाविये साफ आ रहे थे कि वो खुद पर जबर किए कैसे खा रहा है। यार ये तो तुम्हें पसंद नहीं, फरजाम ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा। और बहन को भी हर्ट कर दिया, इसने ख़ास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बिरयानी बनाई थी। बहन लफ्ज़ सुनकर नूरुलैन को अच्छा लगा। वो बुरी तरह से खांसने लगा। भाई, कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। मैं हर चीज़ का यूज टू होना चाहता हूँ, वो सद मैरी से बोला। आधी रोटी भी नहीं खाई गई। पानी का पूरा गिलास घटाघट अपने अंदर न ढालकर वो अपनी जगह से उठा। सॉरी एवरीवन, प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे ऑफिस की एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, फिर मुलाकात होगी। यार्क ने रुखे अंदाज में कहा। यार्क, सुबह छुट्टी है, सुबह कर लेना, अभी बैठो हमारे साथ। हर वक्त मुस्कुराते रहने वाले यार्क का एकदम से संजीदा हो जाना सबको बुरी तरह खिल रहा था।
وہ اس وقت ہسپتال کے کارڈر میں موجود تھے، دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں لپیٹے ہوئے کھڑی ہزاروں قطار آنسو بہا رہی تھی، گال بھیگے ہوئے تھے۔ ہنا نے پتھرائی نظروں سے غنیہ کا بے جان وجود دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی سے کچھ گھنٹوں پہلے تک اس نے باتیں کرتی اس کی بڑی بہن اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ چلتی ہوئی اس روم میں آئی، انیم نگاہیں سامنے موجود اس معصوم وجود پر تھیں جو کچھ دیر پہلے ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ اس نے باہر دیکھا جہاں آئی سی یو کے شیشے سے سر لگائے زدیان تغلق کھڑا تھا۔ اس وقت وہ شخص اسے بہت ہارا ہوا لگا، سب کچھ کھو جانے کا خوف اس کے چہرے پر بآسانی پڑ سکتی تھی۔ وہ ننھے فرشتے کے پاس بیٹھی اپنی آپ ہی اپنی مسیح اپنی دوست کے یوں اچانک چلے جانے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ پہلے اس کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے، پھر اس کی آپ ہی، کیا میرا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ وہ خود ہی سے مخاطب ہوئی بولی۔ ننھے فرشتے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس کا دھیان غنیہ سے ہٹ کر اس پر پڑا جو شاید اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ وہ جھک کر اسے اٹھائے، اپنے سینے سے لگائے، بری طرح رو دی جیسے اپنا غم اس سے بانٹ رہی ہو۔ زدیان کے پاس فرزام یاق اور ضماد تغلط آئے۔ غم کا پہاڑ تھا جو زدیان پر ٹوٹا۔ زدیان تغلط کی بیوی آئی سی یو میں دم توڑ چکی ہے، یہ خبر میڈیا کے ذریعے پھیل چکی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں زدیان کے غم میں شریک ہونے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ آئی سی یو کے اسٹریچرز پر پڑے بے جان وجود کو بے یقینی سے دیکھا، پھر تیز قدموں سے اس کے پاس گیا۔ غنیہ اٹھو، دیکھو ہمارے گھر ایک ننھا فرشتہ آیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے اور اسے بھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بستر پر سکون سے لیٹے اس معصوم کو دیکھا تھا جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر سے ممتا کا سایہ اس کی دنیا میں آتے ہی چھن چکا تھا۔ فرزام نے آ کر زدیان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ شہباز تغلق کی کل سے ہی طبیعت ناساز تھی، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس لیے انہیں کسی نے بھی بتایا نہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ سب نے اس برے وقت میں زدیان کا ساتھ دیا اور تفرین کے وقت معاملات اچھے سے نبھا دیے۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف کھڑکی سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ریکنگ چیئر پر بیٹھا جھولتا ہوا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ گہرے کش لیتا دھواں فضا میں تحلیل کر رہا تھا، جس سے کمرے میں گھٹن بڑھ رہی تھی۔ غنیہ کے انتقال کو 3 دن ہو گئے تھے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آپ چلی گئیں غنیہ، یادیں چھوڑ گئی ہیں، قدم قدم پر آپ کی یادیں ہیں، آپ کی یادیں کسی سو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے، ذہن بار بار ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ کتنے حسین پل بتائے تھے اس نے غنیہ کی سنگت میں۔ غنیہ، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا آپ نے؟ وہ ایک بار پھر سسکا تھا، آنکھوں کے سامنے کچھ روز پہلے کا مناظر لہرایا تھا۔ زدیان، کتنی دفعہ کہا مت کیا کریں اسموکنگ، کتنی بار کہوں مجھے آپ کا یہ سگریٹ پینا پسند نہیں۔ اس کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنا ترس گیا تھا وہ اس آواز کو سننے کے لیے۔ آ جاؤ، بس ایک بار آ جاؤ، ایک بار یہ سگریٹ چھین کے پھینک دو، حق سے روکو مجھے، بس ایک بار آ جاؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا۔ دیکھو تمہاری بغیر کیا حالت ہو گئی ہے میری اس گھر میں، ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ایک بار لوٹ آؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا، پلیز خدا کے لیے آ جاؤ، آج آخری بار تھا یہ۔ کمرے میں دھواں بھرا تھا اور دھوئیں کی وجہ گلاس وال کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں، اپنے عام حلیے میں وہ ماحول پر چھایا ہوا تھا، لبوں میں دبا سگریٹ، گہری دوری آنکھوں میں سوچ کی نمودار ہوتی پرچھائیاں، پریشانی پر بکھرے بال، ایک ہاتھ گلاس وال پر اٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا، آنکھوں میں موجود ڈورے 3 راتوں کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ آنکھوں کے پردوں پر سراپا روشن ہوا، جس کی سیاہ آنکھیں اس کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی بے چینی میں اس نے جلتا سگریٹ مٹھی میں دبوچ لیا، اس درد کے آگے یہ جلن کا احساس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے مٹھی کھول کر بجھا سگریٹ نیچے پھینکا، اب کبھی نہیں پیوں گا، بخدا لوٹ آؤ، وہ مدھم آواز میں بولا، مگر لہجے میں بلا کی جنون خیزیاں تھیں۔ وہ کافی دیر سے حنان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ مزید رونے لگ گیا، رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اسے لے کر سروینٹ کوارٹر کی طرف گئی جہاں نسیم ملازمہ تھی۔ غنیہ کو بچے کے بارے میں اس سے معلومات لینے کئی بار اس نے دیکھا تھا،
हल्की सी दस्तक से ही दरवाज़ा खुल गया था। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने ही बिस्तर पर बैठी शायद कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। हिनान के रोने की आवाज़ सुनकर वो हिना की तरफ मुतवज्जो हुई। हिना ने खुद ही अपनी पसंद से इसका नाम हनान रख लिया था। क्या हुआ हनान को? हिना जी ये इस तरह रो क्यों रहा है? उसने फ़ौरन ही हनान को हिना की गोद से लिया लिया था, मगर वो किसी तौर चुप नहीं हो रहा था। पता नहीं नसीम बाजी कब से रो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? वो बुखलाहट में रोने लगी। अरे अरे आप क्यों रो रही हैं? ये रो रहा है ना, पता नहीं कि उसे कोई दर्द ना हो। मैं क्या करूं? प्लीज़ उसे देखे ना क्या हुआ है। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, वरना गनिया आप ही को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं इसका ख्याल भी ना रख सकी। वो नीम आंखों और गुलू गिरेर गिर लहजे में बोली, अभी तो आप खुद छोटी सी हैं, आपको कैसे आएगा बच्चों को संभालना? मगर आप रोए मत, देखना कितनी जल्दी आप सब सीख जाएंगी। नसीम ने उसे तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। उसने दूध पिया है? कहीं भूख से तो नहीं रो रहा? जी अभी 10 मिनट पहले ही पिया था। कहीं उसके पेट में ना दर्द हो रही हो? बाजारी दूध से अक्सर बच्चों को पेट में गैस हो जाती है। फिर उसके लिए क्या करूं मैं? वो परेशानी से बोली। आप साहब जी से कहकर उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं, वो घबरा कर बोली। आप प्लीज़ कुछ और बताएं ना। वो सोचने के अंदाज में बोली। आप उसे सौंफ वाला पानी बना कर पिलाएं, ये ठीक हो जाएगा। आप उसे मुझे दें। इसने रोते हुए हनान को वापस अपनी गोद में लिया। आप प्लीज़ बना दें, मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करती हूँ। वो उसका नरम नरम रुई जैसा सुर्ख और सफ़ेद गाल चूमकर उसे बस पिचकारने लगी। मेरा प्यारा बेटा, क्या हुआ? ना रोए ना, वरना मामा भी रो देंगी। बेख्तियारी में इसके मुंह से लफ्ज़ निकले। उसके रोने पर वो खुद भी बर्दाश्त ना करते हुए उसके साथ बराबर का रोने लगी। नसीम ने सौंफ वाला पानी ठंडा करके 3-4 कतरे उसके मुंह में डाले, मगर 10 मिनट गुजरने के बाद भी वो गला फाड़ कर और भी ज़ोरों से रोने लगा। नसीम बाजी ये तो अभी भी चुप नहीं कर रहा। वो उसे कंधे से लगाए थपकाते हुए हद दर्जा परेशानी से बोली, और क्या हो सकता है? इसका पैम्पर चेंज किया था? वो तो दोपहर को किया था। हिना याद आने पर बोली हुई, बस ये इसी वजह से रो रहा है। हिना ने जल्दी से उसे बिस्तर पर लेटाकर उसका पैम्पर उतारा। ओ, उसे तो नेपी रैशेस हो गए हैं, इसकी स्किन शायद नाजुक है। वो खुद अंदाज़ा लगाते हुए बोली, अब क्या करूं? आप साहब जी से कहें कि डॉक्टर से कोई क्रीम लिखवा कर ला दें। ओफो नसीम बाजी, आखिर आपकी सुई बार बार सर पर क्यों अटक जाती है? मैं उनसे कुछ नहीं कहने वाली। वो घर नहीं, अभी कुछ देर पहले मैंने इन्हें घर से बाहर निकलते हुए देखा है। कुछ और हल बताएं। मैंने सुना है किसी से अगर किसी बच्चे को कुछ ऐसा हो जाए तो उसे कॉर्न फ्लोर लगा दें, फिर देखना कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। जाएं, फिर जल्दी से लेकर आएं, मैं इसका दूसरा पैम्पर निकाल लेती हूँ। वो उसे फिर से कंफर्टर में लपेटते हुए अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ भागी। जैदयान का कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जबकि हिना का नीचे ही था। कुछ देर में नसीम इसके कमरे में ही कॉर्नफ्लोर लेकर पहुंच गई। चेंज करने के बाद हिना ने जल्दी से उसका दूसरा फीडर बनाया, खुद बिस्तर पर बैठकर उसे गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। दूध पीते हुए आहिस्ते आहिस्ते उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे उसे कुछ सुकून मिला हो। जैसे ही हनान पुरसुकून हुआ, उसकी भी जान में जान आई। बहुत शुक्रिया नसीम बाजी, आपने मेरी मदद की, उसने मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए कहा। इसमें शुक्रिया किस बात का? आप भी तो बिना किसी गर्ज के इस मासूम से रिश्ते को निभा संभाल रही हैं, सारी सारी रात जागती हैं, इसकी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठती हैं, बिल्कुल एक हकीकी माँ की तरह। वो उसके हनान के लिए प्यार को देखकर रश्क भरे अंदाज में बोली। वो गनिया की कब्र पर बैठा उससे बातें कर रहा था। आपको पता है गनिया, हमारा बेटा आपके लिए रोता है। उसकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं, मगर मैं खुद को उसके सामने जाने से रोक लेता हूँ। क्या कहेगा वो मुझसे? अगर उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे पूछ लिया कि मेरी माँ कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? गनिया बोलो, क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? वो रोआंसा लहजे में बोला। वो उसकी कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर कर बोला, लौट आओ गनिया, मेरे लिए नहीं तो उस मासूम के लिए। किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा। जदियान ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें अभी तो नम हुई अपने भाई की हालत देखकर। जदियान खड़ा हुआ, वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। भाई सब्र करें, एक बार जाने वाले फिर कभी लौट कर नहीं आते, संभालें खुद को। आपको अपने बेटे के लिए जीना है, ऐसी ख्वाहिश मत करें इनके लौट आने की, ये मुमकिन नहीं, इससे आपको ही अजियत मिलेगी। मैं जानता हूँ किसी को बुलाना नामुमकिन में से है, किसी की चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं। इस ट्रामा से बाहर निकलने की कोशिश करें। दादा जान को हम में से किसी ने नहीं बताया इस बारे में, इनकी तबीयत नासाजी की वजह से। फरजाम ने उसे बताया। क्या हुआ दादा जान को? वो अपनी परेशानी में भी इनकी फ़िक्र लिए बोला। तो फरजाम ने सारी बात बताई। आप घर चलेंगे? नहीं, जदियान भी जिद का पक्का
اس کا انکار سن کر فرزام نے گہری سانس بھری۔ سوچیے گا ضرور بھائی، آپ اکیلے ہیں، ہم سب ساتھ رہے تو اب کچھ بے شک پہلے جیسا نہ ہو پائے، مگر حالات کچھ نہ کچھ تو سنور ہی جائیں گے، فرزام کہتے ہوئے اس کے ایک بار پھر گلے لگتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زدیان نے ایک بار غنیہ کی قبر کو دیکھا جو تازہ پھولوں کی چادر سے ڈھانپی ہوئی تھی، پھر شہر خاموشیاں میں سے نکل گیا۔ آج وہ حنا کو دیکھ کر آوازیں بھی نکال رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ حنا جی، حنان آپ کا عادی ہو گیا ہے، آپ کو پہچاننے لگ گیا ہے، اب تو یہ میری گود میں آتے ہی رونے لگتا ہے۔ حنا جو حنان کو گود میں لیے اس سے باتوں میں مگن تھی، نسیم کی بات سن کر اتنے دنوں بعد بھولی بھٹکی مسکان اس کے لبوں سے لپٹی، مگر پھر غانیہ کی یاد آتی اس کی آنکھیں جھنجھنانے لگیں۔ میں آپ کی مما کی کمی تو کبھی پوری نہیں کر پاؤں گی حنی، مگر آپ کو بہت سارا پیار کروں گی، بہت سا۔ وہ اس کا ننھا سا ہاتھ چوم کر بولی، پھر اس کا نرم سا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کی کلائی میں سیاہ موتیوں والا چھوٹا سا بریسلیٹ پہنایا ہوا تھا جو غنیہ اس کے لیے لائی تھی۔ وہ انگوٹھے سے اسے سہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے حنی، یہ آپ کی مما کو بہت پسند تھا، وہ آپ کے لیے لائی تھی تاکہ آپ کو نظر نہ لگے۔ وہ حنی سے اس کی باتیں کرتی، اس معصوم کو کہاں سمجھ آنی تھی، مگر وہ اپنے دل کا بوجھ اس سے یوں ہی بانٹ لیتی۔ 2.5 سال بعد دسمبر کی ٹھٹھراتی ہوئی سرد رات کا وہ پہر تھا جب اندھیرا چاسو اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ اس وقت اسٹریٹ لائٹس کے علاوہ اس سڑک کو روشن کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ سڑک پر آکا دکا گاڑیاں ہونے کے برابر تھی۔ اچانک ہی موسم نے انگڑائی لی اور آسمان دیکھتے ہی دیکھتے سرخی مائل بادلوں سے بھر گیا۔ بجلی کی کڑک نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس نے اپنے گرد سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی جس سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ فیروزہ بائی کے لوگ اسے دیکھ چکے تھے اور اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ سڑک پر بنا کچھ دیکھے بس بھاگتی جا رہی تھی، خود کو ان کی پہنچ سے دور کرنے کے لیے۔ ایک دم برستی بوندوں نے تیزی پکڑی، چھم چھم برستی بارش اب بوچھاڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے آگے کو بھاگ رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ ایک پوش علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ بارش کا زور بڑھا، وہ پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ وقتی طور پر سر ڈھانپنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ایک بنگلے کے سائڈ کی دیوار زیادہ اونچی قد و قامت کی نہ لگی تو وہ ہاتھ اونچے کیے اس پر اپنی پکڑ بنائے اندر کو کود گئی۔ اس موسم کی بارش کچھ بھی نہیں، لیکن تیری یاد کی بارش ہر پل مجھے بھگوتی رہتی ہے، میری آنکھوں سے مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ وہ لان میں چیئر پر بیٹھا بارش میں بھیگتے ہوئے اس کی یادوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر بجلی کی گرج چمک میں اضافہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ بارش اس کی ہتھیلی پر گرنے لگی۔ اس ٹھنڈ میں، دسمبر کی ٹھنڈراتی ہوئی سرد رات میں، سرد بارش میں، وہ خود ازیتی کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ ہاتھ نیلا اور کہیں کہیں سے سفید پڑ گیا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ محبت بارش ہے جیسے چھونے کی خواہش میں، ہتھیلیاں تو گیلی ہو جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتے ہیں۔ دھم کی آواز سے اس نے لان کی بیک سائڈ پر دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی صنف مخالفت سیاہ چادر میں لپٹا ہوئے گھاس پر گری ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اسی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی اس نے اپنے قریب 100 فٹی میں مقید سرخ پاؤں دیکھے تو نظر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ کودنے کی وجہ سے چادر چہرے سے ڈھلک چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ ساخت ہوئے، کیا دعائیں یوں بھی پوری ہو جاتی ہیں؟ بارش میں بھیگتے ہوئے یارک نے جب اسے اپنے سامنے 2.5 سالوں بعد اتنے قریب سے دیکھا، دل لبوں سے اس کا نام بلا اختیار پھسلا۔ یارک نے ہاتھ بڑھایا تو دل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ تھینکس، اس نے مشکور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، مین گیٹ سے ایک گاڑی انٹر ہوئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سے ان کی آنکھیں چنجھا گئیں۔ فرزام تغلق جو ڈیوٹی آورز ختم کیے گھر لوٹا، لان میں یارک کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس پر غور کیا۔ دل نے جلدی سے کسی اجنبی کو گاڑی سے نکلتے دیکھ منہ کو چادر سے ڈھانپا۔ جو وہ ان دونوں کے قریب آ رہا تھا، تیز یادداشت کی وجہ سے فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے وہی آنکھیں لہرائیں جو کچھ سال پہلے دکھائی دی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا۔ تینوں تیز برستی بارش میں کھڑے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔